हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बेटे, जैसे कि हमने पहले वर्णमाला एक, ये आपकी सेकंड वीडियो होगी। एक फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। और फिर आगे का यहाँ पे आगे का सिलेबस, आगे का टॉपिक यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे आ जाता है कि स्वरों का वर्गीकरण। हमें पता ही है कि स्वरों के वर्गीकरण में जैसे बेटे आपको पता है कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का उच्चारण करते समय मुख की आकृति क्या होती है, ओष्ठ आकृति क्या होती है, जिह्वा का क्या स्थान होता है, इन सब के बारे में क्या है बेटे स्वरों के वर्गीकरण में पढ़ा जाता है। और सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उच्चारण काल के आधार पे। उच्चारण काल के आधार पे यहाँ पे आ की मात्रा कर लीजिए। उच्चारण काल के आधार पे क्या है बेटे कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, कम समय लगता है, कितना समय लगता है, और कौन कौन से जो स्वर हैं वो स्वरों का उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है या कम समय लगता है, ये सब क्या है हम उच्चारण काल के आधार पे वाले वेद में पढ़ेंगे। और सबसे पहले बेटे इसमें इसके कितने भेद हैं? दो भेद माने गए हैं। दो भेद में पहला भेद तो है ऋषभ स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन कौन से हैं? ऋषभ स्वर और दीर्घ स्वर। पहला भेद आ जाता है ऋषभ स्वर। अब जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है उनको क्या है, हम ऋषभ स्वर कहते हैं। अब ऋषभ स्वर है ना बेटे, इसके और भी अन्य नाम भी बताए गए हैं। ये आप लिख सकते हैं अन्य नाम। अन्य नाम कौन कौन से हैं? लघु स्वर भी कह दिया जाता है, मूल स्वर भी कह दिया जाता है और मात्रिक स्वर भी कह दिया जाता है। अब ये याद रखना है कि ऋषभ स्वर को और किन नामों से जाना जाता है? लघु स्वर, मूल स्वर, मात्रिक स्वर। अब ये तीनों को या फिर ऋषभ स्वर को किसी भी तरह से एग्जामिनर प्रश्न बना के पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋषभ स्वरों को ही लघु स्वर भी कहा जाता है। लघु का अर्थ होता है छोटा। मूल स्वर जो अपने आप बने स्वर हैं, किसी की सहायता से नहीं बने हैं, और मात्रिक स्वर जिनकी एक मात्रा होती है। तो ये सारे क्या हैं? ऋषभ स्वर ही हैं। अब मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या होती है बेटे 4। अब आपको पता है कि हमारे पास स्वर कौन कौन से हैं? कितने स्वर हैं? 11। ये हमने पहले ही इस पर चर्चा कर ली है। अ, आ, ई, उ, री, ठीक है, ए, आई, ओ और ओ। ठीक है, ये हो गए हमारे स्वर। अब आपको पता है बेटे कि कितने हमारे कुल स्वर कितने हैं? ये देखो लिखा हुआ है, कुल स्वर कितने हैं? 11। कुल स्वर कितने हैं? 11। अब इसमें हमें मूल स्वर का मतलब क्या होता है? ये देखो, पहले तो ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये छोटा, आगे बड़ा, ये छोटा, और री को भी हमने क्या है? छोटा। अब आप बोलोगे कि छोटी ये और बड़ी ये में भी ये छोटा है और ये भी छोटा है, पर नहीं बेटे, ये क्या होते हैं कि ये दो स्वरों के मेल से बने हुए स्वर हैं, मतलब कि संयुक्त स्वर हैं। ये दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं, संयुक्त स्वर हैं। सिर्फ जो छोटे स्वर हैं वो ये मूल स्वर सिर्फ ये मूल स्वर कौन कौन से? ये ही माने जाते हैं। मुख्य रूप से मूल स्वर हमारे 4 ही हैं।
जो कि ऋषभ स्वर, इनको ऋषभ स्वर और मूल स्वर कौन से हैं हमारे, ऋषभ स्वर पूछ लिया जाए, मूल स्वर पूछ लिया जाए, लघु स्वर पूछ लिया जाए, मात्रिक स्वर एक मात्रिक स्वर पूछ लिया जाए, तो ये सारे क्या हैं, ये वाले हैं। आपने याद रखना है, इसको नोट कर लेना है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब कुल स्वर कितने हैं, 11, जिसमें से 4 क्या हो गए, मूल स्वर हो गए। और इसका चिन्ह ये है, चिन्ह आपने याद रखना है कि सीधी रेखा इसका चिन्ह है, ठीक है। इसको अब बेटे इसका दूसरा भेद आ जाता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर का अर्थ क्या होता है, ऋषभ से बड़ा। जिनके उच्चारण में ऋषभ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ऋषभ स्वर में जिनके उच्चारण में कम समय लगता था पर ऋषभ से ज़्यादा समय लगता है तो उसको हम बोल देते हैं दीर्घ स्वर। अब जैसे ऋषभ स्वर के अन्य नाम थे वैसे ही दीर्घ स्वर के भी अन्य नाम हैं। अब ये हो गया, इसको बोलते हैं गुरु स्वर। गुरु लघु का अर्थ छोटा, गुरु का अर्थ बड़ा, ये हमारा विलोम शब्द भी हो गया। संयुक्त स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर। अब संधि में भी 2 स्वरों का जोड़, संयुक्त भी 2 स्वरों के मेल से, द्विमात्रक मतलब 2 मात्राएं। अब इनकी संख्या कितनी है, तो हमें पता है कि टोटल स्वर कितने हैं, 11 और 4 हमारे मूल थे, बचे कितने, 7। तो कितने बचे, दीर्घ स्वर कितने हुए, 7। तो इसका चिन्ह कौन सा है बेटे, तो इसका चिन्ह है ये ऐसे 5 के जैसे इसका क्या है, चिन्ह है। अब आपको पता है कि इनको संयुक्त स्वर भी बोला जाता है और संधि स्वर भी बोला जाता है। अब ये देखो बेटे, ये जो हमारे 7 स्वर हैं ये कैसे बने हैं, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। ये ध्यान से देखो आप, अ आ मिला के बन गया बड़ा, ये बना के बन गया ई, ऊ मिला के बन गया ऊ, अ आ और ई मिला के बनता है छोटी अ आ और बड़ी अ मिला के बनते हैं बड़ी ए, आ और ऊ मिला के बनते हैं छोटा ओ, आ और ओ मिला के बनता है बड़ा ओ। समझ में आया। हमने पहले ऋषभ स्वर जाना कि ऋषभ स्वर में उच्चारण करने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में ऋषभ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ऋषभ स्वर के अन्य नाम क्या थे, उनको मूल स्वर बोल दिया जाता है, मात्रिक स्वर कह दिया जाता है और लघु स्वर बोल दिया जाता है। और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कह दिया जाता है, संयुक्त स्वर कह दिया जाता है, संधि स्वर कह दिया जाता है और द्विमात्रिक स्वर। इनकी संख्या 7 है और ऋषभ स्वरों की संख्या 4 है। बेटे ये एग्ज़ाम में आपने ध्यान रखना है कि मूल स्वर जब पूछा जाता है तो बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। बहुत बार बच्चे मूल स्वर का मतलब समझते हैं कि कुल स्वर हमारे 11 हैं, मूल स्वर हमारे 4 हैं और दीर्घ स्वर हमारे 7 हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आ जाता है बेटे प्लुत स्वर। हमने बताया था ना, एक और भेद माना गया है जो कि है प्लुत स्वर। कौन सा है, प्लुत स्वर। अब जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे और इसका प्रयोग संस्कृत में मंत्र उच्चारण में किया जाता है, जैसे ओम। अब ओम का उच्चारण करके देखो, ओम। देखो हमने छोटा आ का उच्चारण किया अ, बड़े आ का आ, और ओम, अ आ ओम। तो बेटे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अ आ ओम, अ में कम समय लग रहा है, आ में अ से ज़्यादा समय लग रहा है और आ से भी ज़्यादा समय हमें ओम का उच्चारण करने में लग रहा है। लंबा खींचना पड़ता है इसको, इसलिए ये क्या है, प्लुत स्वर है और इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में श्लोक में किया जाता है। अब हमने फर्स्ट इसका स्वरों के वर्गीकरण में बेटे
फर्स्ट भेद कर लिया था, जो हमारा क्या था, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब सेकंड आ जाता है, अब देखो बेटे, अब हमने पहले वाला भेद किया था उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा अब हमारा आ जाता है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा मतलब हमारी जीभ, जिसको इंग्लिश में टंग बोल दिया जाता है। जब वो स्वरों का उच्चारण करती है तो तब कौन कौन से जीभ का कौन सा भाग कब टच होता है, तो वो सारा हमारा जिह्वा की सक्रियता के आधार पर उसमें हम ये बात करेंगे। हमारे ये स्वर हैं और इसके आगे 3 भेद हैं। एक तो इसका है अग्र स्वर, मध्य और पश्च। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आपको ये बेटे पिक्चर दिख रही होगी, ध्यान से देखो। इसमें क्या है, जीभ के आधार पर स्वर के भेद। अब इसमें बहुत ही क्लियर देखो, अग्र स्वर दिख रहा है, मध्य और पश्च। अब जब बोलते समय जो स्वर यहाँ पे आएंगे वो तो अगर में आ जाएंगे, और मध्य में बच्चे एक ही आपने याद रख लेना है कि मध्य स्वर में छोटा अ ही आता है, और बाकी जो पीछे बोले जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे पश्च स्वर। अब देखो बेटे, अगर स्वर, पहले तो हम मध्य स्वर याद रख लो कि मध्य स्वर में हमारा सिर्फ कौन सा आएगा, अ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है, अ के बाद बोलो आ, ई, उ, री, आगे री, ए, आई, ओ, औ। अब अ तो हमारा मध्य आ गया, आ मुंह खुल जाता है, पीछे से आवाज आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, पश्च, ठीक है। आगे ई, आगे आ रहे हैं, तो ये हमारे आगे। अब आगे क्या है, ऊ, तो ऊ सेल्फी जैसा मुंह बन जाता है, होठ आपस में जुड़ने लगते हैं और पीछे से आवाज आ रही है, तो ये हमें पता है ये हमारे क्या बन गए, पश्च स्वर। अब री हल्का सा जी उठता है और दंत के ऊपर टच होता है, री, तो ये हमारा क्या है, अगर स्वर। एक मिनट, तो ये हमारा क्या है, री, ठीक है। आगे अब कौन सा रह गया, ए, आई, तो ये भी हमारे आगे वाले स्वर ही हैं, मतलब अग्र स्वर हैं। आगे ओ, औ, ये भी आवाज़ क्या है, पीछे से आ रही है, ये ओ और ये बड़ा ओ। अब बेटे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हिंदी में आगत स्वर है, एक स्वर आगत स्वर। ये कौन सा है, आगत स्वर, और इसका उच्चारण मैंने बताया था ना तो ये बड़ा आ होता है और ना ही इसका उच्चारण ओ होता है, ये बीच में ही लाई करता है। आपको बहुत पता है कि ना तो इसका उच्चारण आ होता है और ना ही इसका उच्चारण ओ होता है, ये बीच में ही रहता है। तो इसलिए अब यहाँ पे हमें ये दो है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, पश्च स्वर ही माना जाएगा, ठीक है। अब इसको बेटे आप अच्छे से साफ करके लिख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हम अब नेक्स्ट आगे हमारा आ जाता है बेटे ओष्ठ आकृति के आधार पर। अब तीसरा भेद हमारा कौन सा है, तीसरा भेद हमारा कौन सा है, ओष्ठ आकृति के आधार पर। ये हमारे स्वर लिखे हुए हैं,
इसके भी दो भेद हैं, एक तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार। इसको वृत्तामुखी भी कह देते हैं और इसको अवृत्तामुखी भी कह देते हैं। बट वृत्ताकार का मतलब होता है गोल। अब ओष्ठ क्या होते हैं? हमारे होठ, हमारे लिप्स। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ हैं जो गोल आकृति के बन जाते हैं, ध्यान से सुनना, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल आकृति में या ओष्ठ आकृति में बन जाते हैं तो वो स्वर हमारे वृत्ताकार होते हैं और दूसरे हैं अवृत्ताकार। अब आपने बोल के देखना है आ, तो टच ही नहीं हुए, लिप्स हमारे टच नहीं हुए, तो ये हमारे आ इधर आ जाए। ई इसमें भी नहीं टच हो रहे। ऊ ये क्या? ये तो टच हो गए। ऊ तो ये हमारे वृत्ताकार। री ये भी खुला है माउथ। री ए इसमें भी खुला है। आई, ठीक है। आगे ओ ये क्या है? बंद। तो ये हमारे कौन से हैं? वृत्ताकार। अब ये दोनों यहाँ हैं तो हमारा जो आगत स्वर है वो भी क्या आएगा? इधर ही आएगा। ये याद रखना आपने। वृत्ताकार लिप्स जब जुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं तो वृत्ताकार, जब खुले रहते हैं तो अवृत्ताकार। ठीक है। आगे बटे आगे आ जाते हैं मुख बटे। हमारा चौथा भेद आ जाता है मुख आकृति के आधार पर। ठीक है, एक मिनट। मुख आकृति के आधार पर पहला तो आ जाता है विवर्त, दूसरा अर्धविवर्त, तीसरा संवर्त और अर्ध संवर्त। पहले हम देखेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। विवर्त का अर्थ होता है बेटे पूरा मुख खुला। क्या होता है? आप लिख लो, पूरा मुख खुला। विवर्त का अर्थ होता है पूरा मुख खुला। और संवृत का फिर अर्थ क्या होगा? बंद। इसका अर्थ होगा खुला, तो इसका अर्थ होगा बंद। ठीक है। और अर्धविवृत और अर्ध संवृत फिर क्या होगा? इसका पूरा खुला है, इसका खुला पूरा लिखना। ठीक है, पूरा खुला हुआ है। इसका फिर है आधा खुला। इसका क्या है? आधा खुला। और इसका बंद से थोड़ा कम, मतलब थोड़ा बंद, थोड़ा बंद। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा विवृत पढ़ लिया हमने, अर्ध विवृत कर लिया, संवृत कर लिया, अर्ध संवृत। विवृत का अर्थ होता है, विवृत का अर्थ था पूरा मुख खुला होता है, संवृत का बंद, इसका खुले से थोड़ा कम, इसका बंद से थोड़ा कम बंद। ठीक है। अब इसमें आता है कि स्वर कौन कौन से आते हैं विवृत में। आ। अब मुंह तो खुला है, अ में कम है, आ में ज़्यादा है, तो बेटे पूरा खुला में आ जाएगा आ और कम खुले में आ जाएगा अ। आगे देखो ई ऊ ई में बंद हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। ई
ई, ऊ और ऊ बंद हो रहे हैं। री में भी बंद हो रहा है। ये तो सिंपल है, एक में ही आगे बंद हो रहे हैं। आगे ए ऐ, ए ऐ, ओ औ, ए ऐ, ए बंद हो रहा है पर थोड़ा खुला है। बस ध्यान रखना है आपने, ओ तो अकेला है, आ तो अकेला ही आएगा। अब बचे हमारे पास ये चार। छोटे वाला इधर लिख दो और बड़े वाला इधर लिख दो। छोटे वाला इधर लिख दो और बड़े वाला इधर लिख दो। तो ये हमारा क्या है, मुख्य आकृति के आधार पर चौथा भेद भी हमारा हो गया। अब हमने उच्चारण स्वरों का वर्गीकरण किया उच्चारण स्थान के आधार पर। नेक्स्ट हमने किया था जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। नेक्स्ट हमने किया ओष्ठ आकृति के आधार पर और लास्ट हमने पढ़ा मुख्य आकृति के आधार पर। इस तरह चारों भेद में हमें पता चल गया कि स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो हर बच्चा पढ़ सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।